इंटरनेट के मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन अचीवर्स के साथ, जिसमें हम अपने खास मेहमानों से बात करते हैं अलग-अलग मुद्दों पर। चूँकि आज दुनिया डिजिटल हो गई है, हर तरफ डिजिटल का ही ज़माना है, तो आज हम कुछ डिजिटल बातें करेंगे और ये मान के चलिए कि चाहे खरीदारी हो, चाहे बैंक से लेन-देन की बात हो, चाहे आप ये कह लो कि 7 समुंदर पार बैठे हमारे किसी साथी या परिवार से बात करने की बात हो, आज सब कुछ इतना आसान हो गया कि हम अपनी उँगली के इशारे पर ये सब कर सकते हैं। और इसी वजह से ज़िंदगी बहुत आसान बन गई है, लेकिन उसके साथ-साथ साइबर क्राइम, जो क्राइम्स के एक्सपर्ट हैं, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद होकर इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसमें कैसे फ्रॉड्स किए जाएँ, कैसे लोगों को, कंपनियों को अ, मुसीबत में डाला जाए। एक तरीके से साइबर क्राइम्स और आईटी एक्सपर्ट्स के बीच में बहुत ज़बरदस्त जंग चल रही है। हालाँकि इस जंग में अभी तक अगर थोड़ी-सी एहतियात बरती जाए तो हमेशा से एक्सपर्ट्स ही जीतते हैं। लेकिन आज हम इस सब के ऊपर बातचीत करेंगे हमारे आईटी एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट गौरव गौड़ जी से, जो अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में रहते हैं और उनकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और उनकी कंपनी बहुत सारी कंपनियों को दुनिया में डिजिटल सेवाएँ दे रही है, ताकि वो क्राइम से बचें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएँ। तो गौरव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और आज हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर विजय गौड़ जी भी हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आज हम मिलकर अ, आम लोगों की सुविधाओं के लिए ताकि वो कैसे साइबर क्राइम से बच पाएँ, उसी को लेकर गौरव जी से बातचीत करेंगे। गौरव जी, एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। तो गौरव जी, शुरू में आप थोड़ा-सा ब्रीफली अपने बारे में बताते हुए हमें ये बताइए कि इंटरनेट सिक्योरिटी है क्या? और आज के हिसाब से ये कितनी ज़रूरी है? हाँ जी, तो शुरू करते हैं थोड़ा ब्रीफ़ली मेरे बारे में। जैसा आपने बताया मेरा इंटरनेट सिक्योरिटी की मेरी कंपनी है। मैं पिछले कई सालों से 10 साल से ऊपर इंटरनेट सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ और उससे पहले लगभग 10 से 15 साल मैं कंप्यूटर्स में काम कर रहा था, आईटी में काम कर रहा था, राइट? तो ये मेरा बैकग्राउंड है और दूसरा सवाल आपका कि ये इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? आसान शब्दों में जैसा आपने कहा। तो वो जानने के लिए पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इंटरनेट क्या है, राइट? तो जी। इंटरनेट अगर आप सोचिए तो उसका जो उद्देश्य है, उसका जो पर्पज़ है वो इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, उसका आदान-प्रदान है। उसको अ, एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुँचाना इन्फॉर्मेशन या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से लेके अ, से कुछ काम करना, राइट? तो वो इंटरनेट का पर्पस है। तो आप इसको अगर आसान से आसान शब्दों में सोचें तो आप उसकी तुलना कर सकते हैं सड़कों से, ठीक है? या किसी भी माध्यम से जिस माध्यम से आप सामान और इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान कर रहे हैं। अब आप सोचें कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? तो जिस प्रकार आप अ, अगर कुछ किसी भी वैल्यूएबल चीज़ का आदान-प्रदान जब करते हैं, तो आपको एक थोड़ा रिस्क रहता है। मतलब पुराने ज़माने में सड़कों पे डाकू होते थे, चोर होते थे। वो सड़कों के इर्द-गिर्द ही क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ पे सामान इधर से उधर जा रहा है, तो वो एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है जी, चोरों जी। को। तो इसी तरह आज इंटरनेट का सिमिलर चीज़ों में यूज़ हो रहा है, सामान आदान-प्रदान करने में, इन्फॉर्मेशन आदान-प्रदान करने में। तो वो जायज़-सी बात है कि वो उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट भी करता है क्योंकि वो एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप उस इन्फॉर्मेशन को चुरा के वैल्यू निकाल सकते हैं, आप सामान चुरा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इंटरनेट सिक्योरिटी का अगर आप सोचें तो वो हमारा जो फिज़िकल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जिस तरह हमें फिज़िकल वर्ल्ड में अ, सिक्योर रहना पड़ता है, उसी तरह हमें इंटरनेट पे सिक्योर रहना पड़ता हुँ, हुँ। ओके। है।
तो इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए आज के दिन कौन-कौन से कॉमन थ्रेट्स हैं इंटरनेट पे जिससे कि उनको बच के रहना चाहिए? देखिए, इंटरनेट पे जो थ्रेट्स होते हैं, उसका अगर हम सोचें, तो उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इंटरनेट पे थ्रेट एक्टर्स कौन हैं? उनको हम साइबर की दुनिया में थ्रेट एक्टर्स बोलते हैं कि कौन किस क्या उनका पर्पस है और वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो पर्पस सोचें अगर थ्रेट एक्टर्स तो किसी भी तरह की चोरी, मतलब अगर आप इंटरनेट सिक्योरिटी को बोलें तो वो चोरी ही कर रहे हैं, राइट? उनका पर्पस चोरी। तो किसी भी तरह की चोरी का 2 ही उद्देश्य होते हैं। एक तो अ, पैसा, ठीक है? आप पैसा चुराने की या वेल्थ जिसे हम बोलते हैं, वेल्थ ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं इल्लीगल तरीकों से। और दूसरा पावर, ठीक है? तो आप पावर चुराने की कोशिश कर रहे हैं या पावर इम्पोज़ कर रहे हैं। तो अब इन दोनों पर्पसेज़ को अगर आप देखें, तो हम देखेंगे कि इंटरनेट पे लगभग-लगभग 3 कैटेगरीज़ के थ्रेट एक्टर्स हैं इस टाइम। एक तो है जो सिर्फ़ सीखने के लिए या मज़े के लिए कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए कोई अ, टीनेजर सोचिए या जिनको हम स्क्रिप्ट किडीज़ बोलते हैं अपने साइबर की दुनिया में। वो जस्ट अपने आप को प्रूव करने के लिए इंटरनेट साइबर क्राइम कर रहे हैं। वो ज़्यादा बड़े थ्रेट एक्टर्स नहीं हैं। अ, वो मतलब थोड़ा बहुत खेलने के लिए कर रहे हैं और कभी-कभार उनका वो अ, हाथ बैठ जाता है और वो गेन कर लेते हैं। उससे ऊपर आते हैं साइबर क्रिमिनल्स, ये ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, राइट? तो ये ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं, ये टारगेट करेंगे बड़े स्केल पे और इनसे सवाल पे मैं वापस जाता हूँ, आप कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए इंडिविजुअल को और सोसाइटी को। तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये आप को एज़ एन इंडिविजुअल टारगेट नहीं करते। अगर आप अनलेस आप बहुत बड़ा कोई टारगेट हो, आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो या आपके पास ऐसी पावर है। पर अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल को देखें, नॉर्मल सदस्य को देखें सोसाइटी को, तो आपको एक जनरली टारगेट नहीं करेंगे। इनका गोल होता है बड़े से बड़ा नेट फेंकना और जितनी मछलियाँ पकड़ सकते हैं, उतनी पकड़ना। उसमें आप एक मछली हो सकते हो, पर ऐसे आप जैसे लाखों लोगों की इन्फॉर्मेशन ये लोग निकाल के और उसको बेचते हैं या उससे फ़ायदा उठाते हैं। बैंक की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो और मैं वापस जाऊँगा कि इससे कैसे बच सकते हैं थोड़ी देर में। और तीसरी ग्रुप जो है, तीसरा कैटेगरी है जो क्रिमिनल्स, या आप उनको क्रिमिनल्स नहीं कह सकते बट एट लीस्ट जो साइबर इवेंट्स कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, उन वो है नेशन स्टेट्स। अ, नेशन स्टेट्स का उद्देश्य पैसा उतना नहीं है 1-2 नेशंस को छोड़ के, जो जैसे नॉर्थ कोरिया है, उनकी मेजर इकोनॉमी साइबर क्राइम पे चल रही है। बट बाकी के जो नेशन स्टेट्स हैं, उनका उद्देश्य पैसा उतना नहीं है जितना पावर है या अपना जो आइडियोलॉजी है उसको इम्पोज़ करना है। तो वो एक अलग कैटेगरी के इंटरनेट क्राइम्स हैं। वो उसको आप वॉरफेयर ही समझिए। वो हर देश एक-दूसरे से पीछे करने के लिए या अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज़ करने के लिए दूसरे देशों पे वो भी कर रहा है। उसमें कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ छोटे प्लेयर्स हैं। तो जहाँ तक सोसाइटी और इंडिविजुअल की बात आती है कि हम उससे बचने के लिए क्या करें, तो आप अगर उद्देश्य देखेंगे कि आप मतलब आइडियोलॉजी को तो अभी एक तरफ रख दीजिए क्योंकि वो एक लंबा खेल होता है। तो दूसरा टारगेट जो है वो है पैसे का या आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन का या आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन का, किसी भी तरह से आपकी वो इन्फॉर्मेशन लेके उससे फ़ायदा उठाने का। तो एज़ अ सोसाइटी और एज़ एन इंडिविजुअल हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन टारगेट कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स और उस इन्फॉर्मेशन से वो लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उस फ़ायदे को हम कैसे कम करें, ठीक है? अगर आपका जैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर की काफ़ी चोरी होती है, बट अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर को प्रोटेक्ट करने का कोई और माध्यम हो और या फिर उस सोशल सिक्योरिटी नंबर को चोरी करके जो अभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उस फ़ायदे को हम कम कर दें कि सोशल सिक्योरिटी नंबर चुरा भी लिया तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तभी हम उस चीज़ से बच सकते हैं, वरना उससे अभी बचने का उपाय ज़्यादा नहीं है। अभी अगर आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है तो आपको नुकसान होगा ही होगा। जी। हाँ,
गौरव जी, आप एक बात तो मानते होंगे कि बेशक आजकल लोग पढ़े-लिखे ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने ज़्यादा टेक सेवी नहीं है ज़्यादातर लोग। और वो भूले-बिसरे कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो अपनी इज़्ज़त या मान को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो। मतलब क्या कुछ इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है कि सिंपल सी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो जो इनबिल्ट हो मोबाइल्स में ताकि आदमी उससे बेसिक सुरक्षाओं को मद्देनज़र रखकर अपने आप को बचा सके? देखिए, ऐसा काम तो 100% चल रहा है। जो 2 बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के, एप्पल का जो इकोसिस्टम है और एंड्रॉयड का जो इकोसिस्टम है, वो दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म्स अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि कुछ प्लेटफ़ॉर्म जैसे एप्पल का प्लेटफ़ॉर्म है, वो इन्हेरेंटली ज़्यादा सिक्योर है। क्योंकि उन्होंने अपने इकोसिस्टम को काफ़ी टाइटली कंट्रोल किया हुआ है। एंड्रॉयड का थोड़ा इकोसिस्टम फ्रीडम के साथ आता है, बट फ्रीडम के साथ फिर रिस्क भी आते हैं, राइट? तो वो प्लेटफ़ॉर्म्स तो अपनी तरफ से काम कर ही रहे हैं, बट जैसा आपने कहा कि लोग टेक सेवी नहीं हैं। अ, देखिए, अ, मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेट अटैक्स जो हो रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि यूनिक उनको थ्रेट एक्टर्स को कुछ यूनिक जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो डे मिल गया है। ज़ीरो डे होता है एक प्लेटफ़ॉर्म में ही वल्नरेबिलिटी, प्लेटफ़ॉर्म ही वीक है, राइट? तो मेजॉरिटी ऑफ अटैक ज़ीरो डेज़ से नहीं हो रहे। मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स केयरलेसनेस से हो रहे हैं। अपना जो इंडिविजुअल है, जो ईदर प्लेटफ़ॉर्म को कंट्रोल कर रहा है या किसी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहा है या आप एज़ एन इंडिविजुअल यूज़र हो, आपने बिना सोचे-समझे कोई लिंक क्लिक कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स वहाँ से आ रहे हैं और इसमें टेक सेवी होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें सिर्फ़ कुछ एक रूल्स हैं थोड़े बहुत जिनको आपको दिमाग में रखना है। जैसे आप अगेन जैसे आप रेल पे सफ़र करते हैं या सड़क पे जाते हैं, तो आप थोड़ा-सा चौकस रहते हैं अपने चारों तरफ, राइट? तो अगर आप बस में जा रहे हैं तो कोई जेब ना काट ले, आप अपना थोड़ा ध्यान रखते हैं। इसी तरह आपको इंटरनेट पे ध्यान रखना है, उसमें मैं टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने हाँ जी, हाँ बताया जी, बताइए। एप्पल और एंड्रॉयड, तो क्या कुछ आप कुछ बेसिक टिप ऐसी बता सकते हैं कि जिनको हमेशा हर आदमी आराम से ध्यान रख सकता है और उससे बच बच भी सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नंबर 1 टिप आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को लें, एप्पल लें, एंड्रॉयड लें, अपना कंप्यूटर लें, विंडोज़ लें या एप्पल का मैक लें या कोई भी सिस्टम है। सबसे बड़ी टिप टिप जो है वो ये है कि अगर कोई अपडेट आ रहा है आपके प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, तो उसको इंस्टॉल करने में डिले ना करें। अ, अगर आपके पास एप्पल ने सॉफ्टवेयर अपडेट भेजा है आपके फ़ोन में और आप 3 महीने तक उसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को वैसे ही ओपन कर रहे हैं अटैक्स के लिए। क्योंकि ये अपडेट्स जो हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म्स क्या कर रहे हैं, इनको अगर कोई भी वीकनेस या वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो ये अपडेट्स के थ्रू आपके फ़ोन में भेजेंगे। तो ये तो सबसे बड़ी टिप है, टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 ये है कि अगर आप किसी भी अननोन सोर्स से आपको कुछ मिल रहा है, ईमेल आ रही है या टेक्स्ट मैसेज आ रहा है और उसमें कोई लिंक है, राइट? तो मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स जो हैं, उसमें आपका एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है? ऐसे बहुत कम अटैक्स हैं जो आपके एक्शन लिए बिना इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। हुँ, हुँ। और वो अटैक्स यूजुअली नेशन स्टेट्स के पास हैं, इंडिविजुअल थ्रेट एक्टर्स के पास नहीं है वो अटैक अभी। हुँ, हुँ। तो मेजॉरिटी जो अटैक्स कर रहे हैं थ्रेट एक्टर्स, क्रिमिनल्स, उसमें आपका एक्शन लेना ज़रूरी है और आपका एक्शन लेने के लिए वो आपको कुछ ना कुछ भेजेंगे। या तो कोई ईमेल भेज रहे हैं जिसमें कोई लिंक है, कोई टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं जिसमें कोई लिंक है, या आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं और आपसे इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे ले रहे हैं, बट आप उसमें इन्वॉल्व्ड हो, आप वॉलंटरीली वो काम कर रहे हो, ठीक है? आप हुँ, हुँ, मतलब हुँ। वो आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे। तो अगर आप ये ध्यान रखें कि किसी अननोन सोर्स से अगर आपके पास कोई ईमेल आ रही है, कुछ भी डिजिटली आ रहा है, तो आप उसको बिना सोचे-समझे ना क्लिक करें। तो इन ये 2 चीज़ें भी अगर आप कर लेंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स को इंस्टॉल करना और अननोन सोर्सेज़ से कुछ भी ओपन नहीं करना, तो मेजॉरिटी ऑफ जो थ्रेट है आपका वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो तो जाता ओके। बचाव के तो आपने रास्ते बताए ही है। अब है। हुँ। मान लो कोई इस साइबर क्राइम का शिकार हो ही गया है।
अब हो जाने की स्थिति में क्या करना चाहिए फिर? कि हो अगर आप साइबर क्राइम का शिकार हो गए, साइबर क्राइम अ, काफ़ी तरह-तरह का है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बैंक इन्फॉर्मेशन लीक हो गया या आपका फ़ोन रैनसमवेयर हो गया या कंप्यूटर रैनसम हो गया वेयर हो गया, तो इसके अलग-अलग तरीके हैं अब उसको डील करने के। अगर आपकी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक इन्फॉर्मेशन या हेल्थ इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो आपको सबसे पहले तो जो वो एंटिटी है, जो बैंक है या जो आपका हॉस्पिटल है, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरा ये पासवर्ड या मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। नंबर 2 आपको अपना जो क्रेडेंशियल्स जिसको हम बोलते हैं, जिस पासवर्ड हो गया ये लॉगिन करने का मैकेनिज़्म जो भी है, वो चेंज करना चाहिए। तो और नंबर 3 ऑफ कोर्स अगर कोई भी लीगल मेथड है, अगर पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पुलिस उनको पकड़ पाए या अभी पकड़ पाए पर अ, हो सकता है आज से 5 साल बाद कोई पकड़ा जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने करी थी उस पे आप कोई फाइनेंशियल क्लेम कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस से एटलीस्ट अपना कुछ तो नुकसान का भुगतान कर सकते हैं। तो ये 1-2 तरीके हैं। अगर आपका जो दूसरी तरह का अटैक है, अगर रैनसमवेयर हो गया, आपका कंप्यूटर बिल्कुल ही रैनसमवेयर हो गया है, तो उस पॉइंट पे इस टाइम पे ज़्यादा तरीके नहीं हैं उससे बचने के। तो उससे बचने का अगर आप ऑलरेडी रैनसमवेयर हो चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पर उससे बचने का तरीका ये है कि पहले ही आपको रेगुलरली अपनी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, उसके बैकअप्स लेने चाहिए, ताकि अगर आपका कंप्यूटर रैनसमवेयर हो भी जाता है, तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। रैनसमवेयर का बेसिकली मतलब ये है कि किसी हैकर ने आपका कंप्यूटर एन्क्रिप्ट कर दिया है और अब आपको कंप्यूटर पे कुछ भी जो भी पड़ा है, वो नहीं मिल पाएगा। पर अगर आपने उसका बैकअप लिया हुआ है, मल्टीपल बैकअप्स हैं, तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने उसका कभी बैकअप नहीं लिया अपनी डिवाइस का, अपने कंप्यूटर का, तो रैनसमवेयर होने के बाद आपके पास ज़्यादा तरीके नहीं हैं अपनी इन्फॉर्मेशन वापस। गौरव जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें आपको लगता है कि ये साइबर अटैकर्स भी उसी स्पीड से इसमें आगे बढ़ रहे हैं और वो और ज़्यादा नए तरीके के खतरे पैदा कर रहे हैं? मतलब अल्टीमेटली क्या लगता है आपको कि दोनों में से कौन आगे ठहरेगा? कि ये तो डेफ़िनेटली मतलब अभी ऐसा तो कोई वो नहीं है संकेत मिल रहा कि साइबर क्रिमिनल्स रुक रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ पीछे छूट रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी जो भी नई-नई आ रही है वो दे आर कीपिंग अप विद इट। वो उसको सीखते हैं क्योंकि उनको उसमें फ़ायदा है। मतलब उनका अगर आप बिज़नेस की तरह सोचें तो उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नई टेक्नोलॉजी सीखना और उससे फ़ायदा उठाना क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो तो ये तो चलता रहेगा। वो मतलब चोरी हज़ारों साल से चल रही है। सही ये बात भी है। एक तरह की चोरी है। तो हुँ, हुँ। चोरी का बंद होना तो देखिए ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर का अ, नियर फ्यूचर में चेंज होना मुश्किल है। तो अ, मेरे को अ ये बताइए कि चोरी तो हज़ारों साल से चल रही है और चोर पकड़े भी जा रहे हैं। पर जो ट्रेडिशनल चोरी थी समाज में, वहाँ जो डैमेज था वो बड़ा कंटेन्ड होता था हुँ, हुँ। और पुलिस उसको केयर कर सकती थी और करती रही है हज़ारों साल से। यहाँ पे जो डैमेज है वो बड़ा वाइड है। वो एक देश नहीं कई-कई देशों के ऊपर जाके उसका डैमेज हो जाता है कई बार। हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है आज की बातचीत में कि क्या सचमुच में तकनीक की दुनिया में चोर ही विजयी रहेंगे? देखिए, चोर विजय तो नहीं हो सकते क्योंकि अगर आप सोचें कि जो चोर पकड़ने वाले हैं, वो गलतियाँ कर सकते हैं। चोर एक ही गलती कर सकता है, उसको हमेशा परफेक्ट रहना है कि पकड़ा ना जाए। तो उसके लिए ज़्यादा गलतियाँ अलाउड नहीं है, नहीं क्योंकि जब चोर पकड़ा कब जाता है, जब वो गलती करता है, ठीक है?
तो विजय का सवाल नहीं आता यहाँ पे कि चोर विजय रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि चोरी बंद नहीं होगी। अ, चोर नए-नए तरीके ढूँढते रहेंगे ताले तोड़ने के और समाज को उसी हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा। नए ताले बनाएँगे और नए तरीके निकालेंगे इन्फॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए। तो ये तो खेल चलता रहेगा बट इसको ये नहीं कह सकते कि चोर विजय हो रहे हैं। चोर विजय नहीं हो रहे, पर हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक इनफ़ाइनाइट श्रृंखला है। ये चलती चोर कुछ नया ढूँढेंगे, हम उनको पकड़ने के लिए उसको कुछ और ढूँढेंगे, इस तरह ये चलता रहेगा। जब तक कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीज़ों को चेंज ना करें, जब तक कि हम अ, कुछ ऐसा ना निकालें ऑथेंटिकेशन के लिए या अपनी जो संपत्ति है उसको बचाने के लिए जो चोरों के हाथ ना आ सके। उसके बायोमेट्रिक्स है, बायोमेट्रिक्स अगर आप इन्हेरेंटली सब चीज़ों पे लगाएँ फिंगरप्रिंट रीडर्स हैं, पर चोर उसके भी तरीके अगर आप हाई हाई वैल्यू टारगेट हैं, वो तो चोरों के पास उसको निकालने के भी तरीके हैं इस गौरव जी, आप ही की बात के ऊपर कि भई ये तो आप मानते होंगे कि भई अमेरिका अमेरिका समेत पूरी दुनिया में अभी भी एक ये डिजिटल गैप बहुत बड़ा है। हुँ, हुँ। ये मानते हो? और जो खासकर अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, भारत हो गया, वहाँ पर जो एक आम गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो इतने टेक सेवी तो है ही नहीं और वो बेचारे अपनी पेटीएम की लेन-देन या छोटी-मोटी चीज़ों के लिए भी दुकानदार के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कर दे और वो बेचारे शिकार हो जाते हैं। तो ये जो डिजिटल गैप है, इसके ऊपर क्या हमारी टेक्नोलॉजी कुछ कर रही है? हाँ जी, टेक्नोलॉजी में स्पेशली साइबर की दुनिया में हम उसको कहते हैं कि आप ऐसा सोचिए कि आप एक टाइट रोप पे चल रहे हैं। ठीक है, एक एक तरफ टाइट रोप के है जिसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी होता है लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आसान बनाना, तभी वो एक्सेसिबल होगी जी, जी, टेक्नोलॉजी, बिल्कुल है ठीक ना? है। हुँ, हुँ। अब पर उसका जो बैलेंस है, वो है लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना। जी। एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी में तनाव चलता रहता है हर समय, क्योंकि जो आसान है वो ज़्यादातर सिक्योर नहीं है। आप ऐसा सोचिए कि अगर आपका बैंक अ, आपको लॉगिन करे बिना ही आपका अकाउंट दे दे, तो कितना आसान है। आप हुँ, बैंक हुँ, की हुँ। वेबसाइट पे जाएँ और सीधा आपका अकाउंट आ गया। तो जी। आसानी में तो वो बहुत आसान है, वो एक्सेसिबल है। पर अगर आप उसको दूसरी तरह से सोचें तो सिक्योरिटी उसको खींचती है कि इतना एक्सेसिबल भी नहीं हो सकता कि आप उसको इनसिक्योर कर दें, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो ये जो तनाव है, ये ही इसको आप किस एक मायने में डिजिटल गैप कह सकते हैं, कि बनाने को तो प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे बनाए जा सकते हैं, जो डिजिटल गैप को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। कि वो गाँव का आदमी भी बिना कुछ करे मतलब उसके लिए इतना आसान हो जाए कि वो पेटीएम कर सके, जैसे आपने कहा बिना किसी जी। दुकान पे गए या पर वो सिक्योरिटी जो है वो उसको खींचेगी और उसको थोड़ा-सा एक्सेसिबिलिटी को कम करके और सिक्योर ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। तो हाँ, ये तनाव चलता रहेगा। इसमें लोग भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखेंगे कि हमें कैसे डिजिटल गैप को कम करना है। जनरेशन्स अब आप आज नई जनरेशन जो देखेंगे, जो आज 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी बिल्कुल नेचुरल है ना? तो हुँ, ये डिजिटल गैप एक तरह से थोड़ा जनरेशनल भी है। जैसे-जैसे नई जनरेशन्स आएँगी, वो उनके लिए वो इतना ही ईज़ी है, इतना ही नेचुरल है, जितना मेरे आपके लिए साइकिल चलाना था, जब हम छोटे थे। ठीक बात है, तो ठीक वो बात। धीरे-धीरे नेचुरल हो जाएगा। जी, जी, जी। चलिए अ, ठीक है गौरव जी, आज मुझे लगता है कि समय की पाबंदी की वजह से हम और ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर अभी हमारे को कुछ और भी हम सवाल बनाएँगे जिसको जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा और हम कोशिश बिल्कुल, करेंगे कि बिल्कुल। आपसे एक बार फिर संपर्क में आएँ
और मैं बिल्कुल। अपने यूट्यूब के अपने सभी साथियों से गुज़ारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को आप देखकर हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसा लगा और आपको इससे कितनी जानकारी मिली और आप और क्या जानना चाहते हैं। अगर आप हमारे को अपने सवाल देंगे, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि वो हम फिर गौरव जी से बातचीत करते हुए उनके जवाब आप तक पहुँचाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। सभी का नमस्कार। धन्यवाद।